लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं। अगर बात करें गांधी परिवार का गढ़ कहे जाने वाली रायबरेली सीट की, तो यहां पर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समीकरण बदल गए हैं। भाजपा हर हाल में ये दोनों सीट जीतना चाहती है, इसलिए यहां पर किसी ब्राह्मण चेहरे को बीजेपी लोकसभा में उम्मीदवार उतार सकती है। रायबरेली से कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव लड़ने की चर्चा है। ऐसे में भाजपा वहां से कोई बड़ा चेहरा उतारने की तैयारी कर रही है। खबर है कि बीजेपी रायबरेली सीट पर किसी ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारने की तैयारी में है। इनमें कवि कुमार विश्वास, भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और राज्यसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने वाले सपा विधायक मनोज पांडे के नाम पर चर्चा है। इनमें कुमार विश्वास 2014 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर अमेठी से चुनाव लड़ चुके हैं। विश्वास मजबूत टक्कर देने के साथ चुनाव को रोचक बना सकते हैं। वहीं पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद घिर गई थी। पार्टी ने उन्हें निलंबित भी किया था। पार्टी महिलाओं के साथ राष्ट्रवाद का संदेश देने के लिए नुपुर को उतार सकती है। कुमार विश्वास का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा प्रवचन उनके भाजपा से चुनाव लड़ने का संकेत दे रहा है। उन्होंने हाल ही में एक धार्मिक कार्यक्रम में पीएम मोदी के समुद्र के अंदर द्वारिका मंदिर की पूजा अर्चना की मुक्ति कंठ से प्रशंसा की है। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रहे हैं। बीजेपी ने 195 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं और कांग्रेस भी जल्द ही लिस्ट जारी करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी दिल्ली की चांदनी चौक, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी सीट के लिए दर्जन से ज्यादा नामों पर विचार विमर्श कर रही है। कांग्रेस और आप के बीच हुए गठबंधन के तहत कांग्रेस दिल्ली की 7 सीटों में से 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली की इन 3 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस के भीतर कुछ नए नामों के साथ साथ पुराने उम्मीदवारों और जातीय समीकरण के तहत फिट बैठने वाले उम्मीदवारों पर भी विचार विमर्श हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा, पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित चांदनी चौक से उम्मीदवारी की दौड़ में हैं, जबकि पूर्वोत्तर दिल्ली की सीट से कांग्रेस प्रमुख अरविंदर सिंह लवली, दिल्ली कांग्रेस के पूर्व प्रमुख चौधरी अनिल कुमार और दिल्ली के वरिष्ठ नेता छतर सिंह दावेदार माने जा रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि पूर्व जेएनयूएसयू अध्यक्ष कन्हैया कुमार भी मैदान में हैं। सूत्रों के मुताबिक उत्तर पश्चिमी दिल्ली से पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ, दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान, पूर्व सांसद उदित राज और बवाना के पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार पर विचार चल रहा है। फिलहाल कांग्रेस ने लिस्ट जारी नहीं की है। पार्टी को उम्मीद है कि इन तीनों सीटों पर उम्मीदवार बीजेपी का बेहतर मुकाबला कर पाएंगे। पार्टी के एक नेता का कहना है कि ओबीसी मुद्दे पर राहुल गांधी जी का जोर इन सीटों पर जनता के साथ जुड़ाव पैदा कर सकता है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक संख्या में सांसद भेजने वाले महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के भीतर सीटों का पैच फंसा हुआ है। महाराष्ट्र से 48 लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं, लेकिन इन 48 सीटों के बंटवारे को लेकर कई बार महाविकास आघाड़ी के दल एक मंच पर बैठ चुके हैं। हालांकि नतीजा कुछ नहीं निकला है। खासकर दलों के विभाजन के बाद समीकरण बदलने के कारण सीटों का बंटवारा एक चुनौती बन चुका है। महाराष्ट्र में 2019 के बाद से कई बार राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिली। 2019 में उद्धव गुट के नेतृत्व वाली शिवसेना ने बीजेपी के साथ अपने पुराने गठबंधन को तोड़ दिया था। फिर शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी को भी दलों में विभाजन का सामना करना पड़ा। शिवसेना के अधिकतर विधायक अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ हैं, जिन्होंने बीजेपी से हाथ मिला रखे हैं। अजित पवार भी अपने समर्थकों पार्टी विधायकों के साथ एनडीए का हिस्सा बन गए थे। अब इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना एनडीए में शामिल होने की कोशिश कर रही है। कैबिनेट मंत्री दीपक केसकर ने इंडिया टीवी पर बड़ा दावा करते हुए कहा कि आदित्य ठाकरे और रश्मि ठाकरे ने उनको लेकर पीएम मोदी से मुलाकात की थी। वह एनडीए में आने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए प्रकाश आंबेडकर ने पत्र लिखकर उद्धव गुट के शिवसेना और एनसीपी को कहा कि वे गारंटी दे कि चुनाव के बाद एनडीए के साथ नहीं जाएंगे।
महाराष्ट्र में एनडीए में शामिल घटक दलों के बीच अभी सीट शेयरिंग बाकी है। इससे पहले बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना बीजेपी के संपर्क में बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक एक बार फिर से बीजेपी के गठबंधन में शामिल होने के लिए शिवसेना का उद्धव गुट सक्रिय है। इससे कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडी अलायंस को बड़ा झटका लग सकता है। पहले ही उसके यूपी बिहार में कई सहयोगी भाजपा के साथ जा चुके हैं। महाराष्ट्र में कुछ महीने पहले उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से सरकार चलाई थी। बाद में एनसीपी और शिवसेना दोनों पार्टियों में फूट हो गई। उद्धव ठाकरे और शरद पवार अपनी अपनी पार्टियों में अलग थलग हो गए। अब अगर उद्धव की तरफ से ऐसी कोशिश हो रही है तो राज्य की महाविकास आघाड़ी में भूकंप आ सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की अटकलें अहम हैं, क्योंकि अगर शिवसेना उद्धव गुट समूह एक बार फिर एनडीए में शामिल होता है तो राज्य की समीकरण बदल जाएंगे। सबसे बड़ी चिंता मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को होगी, क्योंकि उन्होंने ही शिवसेना तोड़कर नई पार्टी बनाई थी। सवाल उठ रहे हैं कि अगर शिवसेना का उद्धव गुट बीजेपी में शामिल होता है तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कोशिश क्या भूमिका होगी। शरद पवार और उद्धव ठाकरे की राजनीति पर संकट के बादल छाए हुए हैं। उनकी पार्टी और चुनाव चिन्ह सब कुछ छीन गया है। ऐसे में शिंदे गुट ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं। जिन कांग्रेस नेताओं के लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार करने की बातें आ रही है, उनमें सबसे पहला नाम सुप्रिया श्रीनेत का है। महराजगंज सीट से सुप्रिया श्रीनेत अपनी हार के डर से चुनाव नहीं लड़ना चाहती। पिछली हार अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ा है। नेता खुद मैदान में नहीं उतरना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हिस्से में सपा से गठबंधन के तहत 17 सीटें आई हैं। हालांकि कई चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने सीट मिलने के बाद भी भीतर खाने चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई है। जब से ये बात सामने आई है तब से कांग्रेस के भीतर इसके मायने तलाशे जा रहे हैं। कांग्रेस के भीतर कहा जा रहा है कि पहले तो अपनी चिर परिचित सीट पर किसी और को आगे न बढ़ने देने की होड़ होती थी, लेकिन अब तो अपनी सीट पर नेता खुद मैदान में नहीं उतरना चाहते हैं। आखिर क्यों? मैदान मार लेने में संशय है या कोई और वजह? जिन नेताओं के चुनाव लड़ने से इनकार करने की बात आ रही है, उनमें से सबसे पहला नाम सुप्रिया श्रीनेत का है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और सोशल मीडिया सेल की प्रमुख सुप्रिया ने 2019 में महराजगंज सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था। वे फौरन ही राजनीति में आई थी। इस सीट से उनके पिता हर्षवर्धन एमपी रहे थे। इस बार गठबंधन में मिली 17 सीटों में महराजगंज भी है, तो सुप्रिया से इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए पूछा गया। सूत्र बताते हैं कि सुप्रिया ने संगठन का ही काम करते रहने का मन बताया है। मथुरा सीट भी कांग्रेस के हिस्से आई है। माना जा रहा था कि कांग्रेस विधानमंडल दल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन सूत्रों का दावा है कि वे भी पीछे हट रहे हैं। फतेहपुर सीकरी और बाराबंकी से भी नामचीन चेहरे चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं। बाराबंकी से पीएल पूनिया अपने बेटे तनुज को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। वहीं खीरी के पूर्व सांसद रवि वर्मा को उनकी परंपरागत सीट की जगह सीतापुर लड़ने के लिए कहा जा रहा है। वे फिलहाल सीतापुर के लिए राजी नहीं बताए जा रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि वे खुद लड़ने के बजाय अपनी बेटी पूर्वी वर्मा को खीरी से चुनाव लड़वाना चाहते थे, खुद मैदान में नहीं आना चाहते थे। कांग्रेस के भीतर जानकारों का दावा है कि रवि वर्मा और पीएल पूनिया जैसे नामचीन लोग अपनी अगली पीढ़ी को स्थापित करने के लिए अपने नाम पर राजी नहीं हुए हैं। सुप्रिया के बारे में कहा जा रहा है कि चुनाव के दौरान उनकी जिम्मेदारी प्रभावित हो सकती है और चुनाव परिणाम दुरुस्त न आए तो उनके लिए आगे पद पर बने रहने में मुश्किलें हो सकती है। प्रदीप माथुर के बारे में कहा जा रहा है कि वे स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव से दूर रहना चाहते हैं। बड़े चेहरों के इस तरह किनारा करने से कांग्रेस की दावेदारी इन सीटों पर कमजोर पड़ती दिखाई दे सकती है। हालांकि कांग्रेस संगठन फिलहाल इन सीटों पर नेताओं की मनाही को मानने के मूड में नहीं दिख रहा है। प्रयास जारी है कि यह बड़े नाम चुनाव मैदान में आए ताकि कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ सके। बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में इन नेताओं से चुनाव लड़ने को लेकर बातचीत हो सकती है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। लोकसभा चुनाव से पश्चिम बंगाल की राजनीति संदेश खाली के इर्द गिर्द घूम रही है।
संदेश खाली मामले में ममता सरकार को भाजपा चारों तरफ से घेर रही है। लगातार हो रहे हमलों पर बुरी तरह तिलमिलाए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज बुधवार को अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि बंगाल के धैर्य और शिष्टाचार को उनकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। ममता ने बंगाल की ताकत दिखाने के लिए लोगों को 10 मार्च को होने वाली टीएमसी की जनगर्जना सभा में बढ़चढ़कर हिस्सा लेने के लिए कहा। वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता तापस रॉय ने आज भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया है। उन्होंने कोलकाता स्थित भाजपा कार्यालय में कार्यक्रम के दौरान बीजेपी ज्वाइन की। इस दौरान प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान कार्यक्रम में लोकसभा सांसद व भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने तापस को बीजेपी का झंडा पकड़ाया और ढोल नगाड़ा बजाते हुए उनका पार्टी में स्वागत किया। उनके भाजपा ज्वाइन करने से टीएमसी नेता उनसे काफी नाराज हैं। टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने कहा, टीएमसी ने उन्हें हर पद दिया, वह ईडी के डर से भाग गए या फिर उन्हें कुछ और बड़ा ऑफर मिला हो। उन्होंने भाजपा के आगे खुद को सरेंडर किया है। बंगाल के लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे। गौरतलब है कि अभी से 2 दिन पहले ही टीएमसी के दिग्गज नेता तापस रॉय ने टीएमसी के हर पद से इस्तीफा दे दिया था। टीएमसी छोड़ने के पीछे जो कारण दिया गया था वो था उनके और टीएमसी के बीच बड़ी दूरियां। तापस रॉय ने कहा था, मैं पिछले 25 साल से पार्टी का एक ईमानदार नेता रहा हूं, लेकिन मुझे मेरा हक कभी नहीं मिला। बता दें कि टीएमसी से तापस रॉय 4 बार विधायक रहे हैं। तापस रॉय 12 नगर विधानसभा सीट से साल 2011, 2016 और 2021 में टीएमसी से विधायक रहे। मौजूदा समय में वो विधायक भी थे। उन्होंने टीएमसी पार्टी के साथ ही विधायक पद भी छोड़ दिया है। इससे पहले वो बड़ा बाजार से 2001 में टीएमसी से विधायक चुने गए थे। सबसे पहले उन्होंने 1996 में कांग्रेस के टिकट पर विद्यासागर विधानसभा सीट से विधायक बने थे। अपनी बयानबाजी को लेकर एक बार पहले भी मुश्किलों में घिर चुके राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने भविष्य में अपने भाषणों को लेकर सतर्कता बरतने को कहा है। चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जनता के बीच सोच समझकर बोलने की सलाह दी है। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पनौती और जेब कतरे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। पिछले साल दिसंबर में दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए चुनाव पैनल ने राहुल गांधी से कहा, आपको इलेक्शन कैंपेन के दौरान स्टार प्रचारकों और राजनीतिक नेताओं के लिए अपनी हालिया सलाह का सही ढंग से पालन करना चाहिए। ये मामला नवंबर 2023 का है। राहुल गांधी ने राजस्थान के बाड़मेर और उदयपुर में चुनावी सभा में कहा था, पीएम मतलब पनौती मोदी। अच्छा खासा लड़के वर्ल्ड कप जीत रहे थे, यह अलग बात है, हरवा दिया। इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उनसे जवाब मांगा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दिसंबर 2023 में चुनाव आयोग को नोटिस देकर कार्रवाई के बारे में पूछा था। राहुल को दी गई सलाह उसी निर्देश के बाद आई है। 1 मार्च को चुनाव आयोग ने चेतावनी दी थी कि आदर्श आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन के लिए पार्टी उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों को सिर्फ नैतिक निंदा के बजाय कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आयोग ने कहा, पार्टी या प्रत्याशी मतदाताओं से जाति, धर्म या भाषा के नाम पर वोट ना मांगे। वे भक्त और भगवान के बीच संबंध और उनकी श्रद्धा का मजाक ना उड़ाएं। किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या फिर किसी भी धार्मिक स्थल पर चुनाव प्रचार न करें। ऐसे प्रत्याशी या स्टार कैंपेनर जिन्हें पहले नोटिस मिल गया है, उन्होंने इस बार किसी निर्देश की अवहेलना की तो उन पर सीधे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कर्नाटक की एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, चोरों का सरनेम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो। इसके बाद सूरत पश्चिम के विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने हमारे पूरे समाज को चोर कहा है और यह हमारे समाज की मानहानि है। इस मामले में राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट से दोषी करार दिया गया था। कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा भी सुनाई थी और 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इस सजा के बाद राहुल गांधी की सांसदी भी चली गई थी। इसके कुछ देर बाद उसी कोर्ट ने उन्हें 30 दिन के लिए जमानत भी दे दी थी। इसके बाद राहुल गांधी ने सजा के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। इसके बाद राहुल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां से उनकी सजा पर रोक लगा दी गई और उनकी संसद सदस्यता बहाल हुई।
कलकत्ता एचसी के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय, जिन्होंने आज सुबह अपना इस्तीफा दे दिया, उन्होंने 7 मार्च को अस्थायी रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अपनी योजना की घोषणा की है। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय कहते हैं, मैंने भी बीजेपी से संपर्क किया और बीजेपी ने भी मुझसे संपर्क किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद अभिजीत गंगोपाध्याय ने मंगलवार को ऐलान किया कि वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वे 7 मार्च को भाजपा में शामिल होंगे। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा, मैं भाजपा में शामिल हो रहा हूं क्योंकि यह बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है। उन्होंने मंगलवार सुबह अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा और इसकी प्रतियां प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश TS शिवज्ञानम को भेजी। गंगोपाध्याय ने राज्य में स्कूल भर्ती घोटाले जैसे संवेदनशील मामलों की सुनवाई से जुड़े थे। साल 2022 में उन्होंने ही CBI और ED को पश्चिमी बंगाल में स्कूल नौकरियों में घोटाले की जांच करने का निर्देश दिया था। कलकत्ता के साल्ट लेक स्थित अपने आवास पर मंगलवार को आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन की अपनी भविष्य की योजनाओं की घोषणा की। इससे पहले उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी राजनीतिक संबद्धता या इरादों की पुष्टि करने से परहेज किया था। हालांकि उन्होंने भाजपा, कांग्रेस या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जैसी प्रमुख पार्टियों में शामिल होने के लिए खुलापन व्यक्त किया। वे पश्चिमी बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और उसकी सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणियों के लिए अक्सर चर्चा में रहे हैं। अब जब अभिजीत ने न्यायपालिका से अपनी पारी को विराम दे दिया है तो तृणमूल कांग्रेस ने उनको लेकर सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि TMC और कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि अगर जस्टिस गंगोपाध्याय राजनीति में आते हैं तो उनके पिछले फैसले सवालों के घेरे में आ जाएंगे। TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा, अभिजीत गंगोपाध्याय ने एक बात साफ तौर पर कही है कि मैंने बीजेपी से संपर्क किया और बीजेपी ने उनसे संपर्क किया। तो अब आप जज रहते उनके द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को समझ गए होंगे। लोग काफी समझदार है, उन्हें सब पता है। लाइव लॉ के मुताबिक उन्होंने घोषणा की कि वे 7 मार्च को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, यह दावा करते हुए कि यह एक राष्ट्रीय पार्टी है जो भ्रष्टाचार तृणमूल कांग्रेस पार्टी से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अच्छे इंसान के तौर पर सराहना भी की। इस सवाल के जवाब में कि क्या उन्होंने ही भाजपा से संपर्क किया था, उन्होंने कहा, दोनों पक्षों ने संपर्क किया, मैंने भी भाजपा से संपर्क किया, भाजपा ने भी मुझसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि पिछले 7 दिनों से उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया है और भाजपा के साथ वे पिछले 7 दिनों से एक दूसरे के संपर्क में रहे हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।